नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी बिल्कुल कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 10 सर्किल की थ्योरम 10.1 जिसका स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे। बट हाँ, इस थ्योरम को सीखने से पहले हम लोग ये बात भी सीखेंगे कि किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट क्यों होती है, कोई दूसरी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्यों नहीं होती है। इसके रीजन को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर हम थ्योरम को समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और कहाँ मिलना है? बिल्कुल सही, आ जाइए, मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हमारे सामने थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट जो क्या कहता है, वो कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, एक तो टेंजेंट और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों ही टर्म्स को हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जिसने वो वीडियो जिसमें हमने टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करे हैं नहीं देखी है, वो जाके जरूर उस वीडियो को देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हम टेंजेंट की डिफिनेशन के हिसाब से एक फिगर को ड्रॉ करें तो हम क्या कहेंगे? भाई ये सर्किल है, इसका सेंटर ओ ले लिया, ये पॉइंट पी है जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब जिसको टेंजेंट की डिफिनेशन समझ में आती है या जिसने समझी है वो बोलेगा, साथ साथ बोलेगा क्या? अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। कहां से बनेगी? एक्सटर्नल पॉइंट से बनेगी। तो अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट टचेस द सर्कल। कितने पॉइंट पर टच करेगी? दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। सपोज ये वो एग्जैक्टली वन पॉइंट है तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और ये जो एक पॉइंट पर टच करेगी ये है टेंजेंट। बात समझ में आ रही है? और ये पॉइंट कहां पर है? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक बार और टेंजेंट की डिफिनेशन को समझ लेते हैं। तो अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बहुत बढ़िया। तो अब थ्योरम को अगर हम देखें, अपनी 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट को समझे, तो यहां पर लिखा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल। अगर हमने ये पॉइंट को ए ले लिया, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो ए है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम रेडियस को ड्रॉ करें तो ये कैसी है? इनका आपस में रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, यानी 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब ये 90 डिग्री प्रूफ करने से पहले हमें परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन क्या होता है? सबको ये बात पता है कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। देखो एक बात को समझना, तुम्हारी बुक में जो प्रूविंग दी है स्टेटमेंट वाइज, हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप अपनी बुक की प्रूविंग को जरूर पढ़ें। पढ़ें और उसके मतलब को समझें, ठीक है? बुक में आपको एक अलग मेथड मिलेगा, हम एक अलग मेथड से करेंगे। दोनों ही मेथड से आपकी प्रूविंग सेम है और दोनों मेथड जब आप समझेंगे तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसी वजह से हमने एनसीईआरटी वाले पैटर्न को नहीं लिया, हमने एक दूसरे पैटर्न को लिया है। उस पैटर्न से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक आपके पास है। आप उस थ्योरी को पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अभी हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि किसी एक लाइन पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कई सारी लाइंस बनाई जाएं तो ये जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है। इस बात को समझेंगे और फिर इस बात का यूज करके हम अपनी थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले क्या कर ले, सबसे पहले हम लोगों ने ये एक लाइन, चलो अज्यूम कर ली, ये कैसी लाइन है? ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, ठीक है। अब कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज किया पी। अब इस पी से कई सारी लाइंस इस एक्स वाई पर बनाई जाती हैं, देखना है ना, कई सारी लाइंस हमने बना दी, ठीक। इसी में से एक लाइन और है जो कि परपेंडिकुलर है, किसके? एक्स वाई के। अब हम नाम दे दें इनको, तो हम एक्स अपने मन से नाम दे दें, ए बी सी और ये डी हो गया, ठीक। बात समझ में आ रही है? P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। अब P से कई सारी स्ट्रेट लाइन बनाई गई हैं और एक उसी में से PC भी है जो कि एक परपेंडिकुलर है, यानी PC इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इतनी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें यहां से यह बात समझनी है कि PC जो है ना वो शॉर्टेस्ट है। देखो मेरे पास तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? मतलब जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा है, यूं बनेंगे तो और ज्यादा, लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें वो ट्रायंगल चाहिए जिसमें ये मेरी पीसी लाइन आ रही है। तो एक ट्रायंगल आपका देखिए बन रहा है पी ए सी, बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है पी
बी सी, और तीसरा ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है पी, बहुत बढ़िया, पी बोलो साथ में, पी डी सी। अब देखो पी ए सी, पी बी सी, पी डी सी, आप इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकते हैं। पी को पकड़िए, एक्स वाई को पकड़िए, लाइंस बनाते चले जाइए, जितनी लाइंस आप बना पाएंगे उतने ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे जिसमें ये पीसी आ रहा होगा। बात समझ रहे हैं? अब आप कोई भी एक ट्रायंगल जो आपकी मर्जी है वो आप ट्रायंगल ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? अब हमें एक ही ट्रायंगल लेकर कर पाएंगे, कहीं सारे ट्रायंगल्स लेकर करेंगे पैटर्न तो सेम ही रहेगा। एक ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो हमने सपोज करा इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। क्या नाम है इस ट्रायंगल का भैया, बोलो। इस ट्रायंगल का नाम है पी सी डी। बात समझ में आ रही है? या पी सी डी बोले या पी डी सी बोले या सी पी डी बोले, एक ही बात है। चलो इस ट्रायंगल को आगे देखते हैं और फिर यहां से कंक्लूजन निकालते हैं। तो फिगर सबको समझ में आ रहा है, एक ट्रायंगल बन चुका है पीसीडी। पीसी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है एक्स वाई के। पीडी क्या है, एक दूसरी लाइन है ना, एक कोई भी लाइन है हमने जो रैंडम बनाई उनमें से एक लाइन है पीडी। अब पीसी और पीडी को लेके और एक्स वाई के सीडी सेगमेंट के साथ हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। अब तुम लोग एक बात बताओ बेटा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? सब लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, बहुत बढ़िया, यहां तक आवाज आनी चाहिए, बोलो, बहुत बढ़िया, 180 होता है। सबको पता है ये बात, बहुत छोटी सी बात है। अब तुम लोग बताओ कि ट्रायंगल में, ट्रायंगल पीसीडी में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो जो दोनों बचे हुए एंगल्स होंगे क्या उनका सम 90 के इक्वल नहीं होगा? बोलो, बिल्कुल होगा। अगर एक 90 बन गया तो ये दोनों मिलकर 90 ही तो बनाएंगे। बात समझ रहे हो? अब एक बात बताओ, दो लोगों का सम 90 है, कोई एक एंगल 1 डिग्री भी होता है, हम सपोज कर लेते हैं 1 डिग्री हो गया। मान लो कि ये एंगल जो है आपका 1 डिग्री हो गया, ठीक है। होगा नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये बताओ कितना होगा? सब लोग बोलेंगे सर ये तो 89 होगा, बहुत बढ़िया। अगर ये 10 डिग्री हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, ये अगर 10 डिग्री होगा तो दूसरा वाला कितना होगा? 80 डिग्री होगा, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? यहां से कंक्लूजन निकलता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बचे हुए 90 डिग्री से कम होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। इतनी बात समझ आ रही है? अब इसको लिखे कैसे, ये बात भी समझ लेते हैं, समझना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको में लिखेंगे एंगल पी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हम ये भी पता है हमें कि पी डी सी जो होगा वो एक एक्यूट एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे। अब आगे देखो, अब यहां से यह बात समझ में आ गई कि जो पी सी डी है ना बेटा, वो बड़ा है किससे? पी डी सी से। ये बात समझ आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? पी सी डी कहां पर है? ये है। ये किससे बड़ा है? ये पी डी सी से बड़ा है। समझ में आ गया? ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है। भैया दिख भी रहा है बड़ा है। अच्छा, अब कितने बच्चों को ये बात याद है? क्या ट्रायंगल में पढ़ाया जाता है क्या कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है? याद है कुछ? फिर से रिपीट करो। बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। अब समझना, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? इन अ ट्रायंगल द ग्रेटर एंगल हैज द ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। बड़े वाले की बात हो रही है, ठीक है। चलो, अब इसमें बड़ा कौन है? अब इसमें बड़ा है पी सी डी, दिख रहा है सबको? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके सामने की साइड भी बड़ी होगी, और इसके सामने की साइड कौन सी है? ये है भैया पी डी। ये दिख रही है ना इसके सामने, 90 डिग्री के सामने की साइड पी डी। बहुत बढ़िया। तो ये पी डी किससे बड़ी होगी? पीडीसी के अपोजिट साइड से। अब ये देखो पीडीसी एंगल बन रहा है, दिख रहा है? ये देखो बना रहे हैं जो। अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है? पीसी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पीसी है ना बेटा, वो पीडी से छोटी है। कंक्लूजन समझ में आ गया? पीसी पीडी से छोटी है। ये बात समझ में आ गई? ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना। अब एक बात बताओ, जब ये बात समझ में आ गई कि भैया ये वाली जो साइड है पीडी, दिख रहा है, ये हमेशा कैसी आएगी? बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि, बताओ क्यों? क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो हमेशा लार्जेस्ट एंगल होगा। लार्जेस्ट एंगल होगा तो उसके सामने की साइड हमेशा बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो बची हुई दोनों साइड्स छोटी होंगी, क्योंकि बचे हुए दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे।
इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए, आप चाहे PAC उठा लीजिए, PBC उठा लीजिए, PDC उठा लीजिए, या इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप बना लीजिए, आपको हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो ही बड़ी मिलेगी। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जब बड़ी हो गई तो बचे हुए दोनों एंगल छोटे होने की वजह से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है ना आपको, ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी। तो यहां से ये बात प्रूव होती है कि PC जो कि एक परपेंडिकुलर है विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन XY। ये बात समझ में आ गई, ये कंक्लूजन समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, कोई और स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकती। अब हम लोग चलते हैं अपनी थ्योरम के पास। तो हम लोग आ गए थ्योरम पर वापस। अब देखिए इसको फिगर से समझेंगे और इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए देखें, अगर हम फिगर में देखें तो भैया O सेंटर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? O सेंटर है और A क्या है? A सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट है, C भी सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट है। इसमें तो भैया कोई डाउट किसी को नहीं होगा। चलो बढ़िया। अब अगर A और C सरकमफेरेंस पर ही पॉइंट हैं तो तुम लोग बताओ क्या ये दोनों रेडियस नहीं होंगे? बोलो। बहुत बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं हाँ सर होंगे तो बिल्कुल होंगे। तो ये दोनों क्या हैं? रेडियस हैं, यानी आपस में कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। अब देखो, जब हमने O से XY पर एक लाइन बनाई BC, उसी में एक पॉइंट था बीच में C और एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा है BC। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, इसको हम लिख सकते हैं OB जो है ना बेटा वो OC और CB से मिलकर बना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लें तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ OC, किसकी? OC फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, या हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग OC फ्रॉम OA, और रिलेशन है आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में दिया हुआ। तो हम यहां पर OB को क्या लिखें? OB को लिख सकते हैं OA प्लस CB। इतनी बात समझ आ रही है बेटा? बोलो। अब देखो, क्योंकि बात को समझना बहुत गहराई से, क्योंकि हमें यह दिख रहा है कि ये जो BC वाला पार्ट है इज नॉट इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझना, जैसे सपोज कर लो आप 10 है, 10 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 है, या हम इसको ऐसे लिखें 10 इज इक्वल टू 9.9 प्लस 0.1। हम कह रहे हैं ये भैया 0.1 बहुत छोटा है। कितना भी ये छोटा हो लेकिन बेटा इसकी वैल्यू अपने आप में कुछ तो है। इसका मतलब कोई एक नंबर कोई दो नंबर से मिलकर बना है तो वो अकेला अकेला दोनों नंबर से बेटा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई एक नंबर अगर दो नंबर से मिलकर बना है तो वो दोनों नंबर से बड़ा होगा, ये डेफिनेटली क्लियर है। शर्त क्या होनी चाहिए कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है BC इज नॉट इक्वल टू 0। BC कहें या CB कहें एक ही बात है। तो हमें क्योंकि दिख रहा है साफ साफ BC इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बस समझा रहे हैं। इसलिए क्या कंक्लूजन निकलेगा? इसलिए कंक्लूजन निकलेगा OB इज ग्रेटर देन OA। ये बात समझ में आई बेटा? क्या कंक्लूजन निकलेगा? OB इज ग्रेटर देन OA, यानी जो ये लाइन है आपकी O से A तक, ये OA से बड़ी है। भैया बड़ी है, ठीक है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब समझना, हम यहाँ O से ना इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना लें, समझ रहे हो? इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना रहे हैं, ठीक। और हर बार जब आप प्रूफ करेंगे तो हर बार ये जो लाइन आप बनाएंगे ये हमेशा बड़ी आएगी। किससे? ये आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि परपेंडिकुलर लाइन है OA से, ये हमेशा बड़ी आएगी। तो जब ये बड़ी आएगी तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? क्योंकि OA छोटी है, क्योंकि OA कैसी है? शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट है तो कैसी होगी? अभी अभी देखा पीछे, शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा? यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि OA अगर शॉर्टेस्ट है तो OA परपेंडिकुलर होगी, और यही तो प्रूफ करना था। बात समझ में आई बेटा? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, आई कि नहीं आई? आपका O सेंटर है, XY एक लाइन है, अब आपने उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई और उसके बाद कई सारी लाइंस आपने बनाई।
कोई भी लाइन आप देखोगे तो वो रेडियस से बड़ी ही है, और जब रेडियस से बड़ी ही है तो यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो छोटी लाइन है, जो शॉर्टेस्ट लाइन है, वो लाइन कैसी होगी? वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ये देखो यहां पर सिंबल बना दिया है 90 डिग्री एंगल। इसमें कोई डाउट नहीं, किसी बच्चे को थ्योरम समझ में आ गई, कैसे प्रूव करना है, स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचना कैसे समझ में आ गया। तो हम लोग एक बार लास्ट में रिकॉल कर लेते हैं, क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा कि भैया अगर एक टेंजेंट है, टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई जाती है, सपोज पी, और किसी एक पॉइंट पर ही टच करेगी, तो ये अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें और ये इसकी रेडियस है, तो दोनों आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट क्यों होती है? तो हमने ट्रायंगल के रूल से समझा कि लार्जर एंगल के अपोजिट साइड लार्जर होती है और स्मॉल एंगल के अपोजिट साइड स्मॉलर होती है। वहां से यह बात समझ में आ गई कि ये एंगल स्मॉलर था, ये एंगल के सामने की साइड स्मॉलर, इसका मतलब हमेशा वो शॉर्टेस्ट बनेगी, क्योंकि 90 डिग्री लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा ट्रायंगल में। इस बात को यूज कहां किया? इस बात को यूज किया इस थ्योरम को प्रूव करने में। क्या करा? सेंटर से कई सारी लाइन आपने बना दी, और फिर हमें ये दिख रहा है कि ये जो है, सपोज ये पॉइंट अगर एक्स है और ये वाई है, तो ये जो एक्स पॉइंट है ये ओ एक्स रेडियस है और ओ ए रेडियस है। तो भैया ये एक्स वाई पार्ट तो एक्स्ट्रा है। अब ये एक्स वाई पार्ट एक्स्ट्रा है, तो यहां से क्या बात निकल के आई? यहां से ये बात निकल के आई कि ओ वाई जो है वो ग्रेटर देन है ओ ए के, और हमेशा हमेशा ओ ए छोटा आएगा, ओ वाई बड़ा आएगा। अब ये नाम पे ना जाना, ये तो हमने यहां पर अज्यूम कर लिया। अब तुमको यहां पर सर कुछ और लिखा है, वहां कुछ और, बस रिकॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने प्रूविंग कर दी कि OA शॉर्टेस्ट है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल आया? यहां से कंक्लूजन निकल आया कि अगर ये OA शॉर्टेस्ट है तो OA परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को कोई नाम दे दें, सपोज स्मॉल l, तो OA इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल l। ये आपकी थ्योरम हो गई, यहां पर थ्योरम खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के। बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इंतजार करिए। और वीडियो देख के जा ही रहे हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बिल्कुल नहीं भूलना है, दबा दीजिए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।